स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ जल प्रोवाइड कराया जाए। तो ये देखिए, ये तो है, लेकिन अब कितना कौन कितना मानता है वो अलग की बात है। लेकिन फंडा चलिए, अब इससे थोड़ा अलग हटके अगर हम बात करें तो हमारी फसलों की बात थी। तो कल हमने आपको ज्वार के विषय में जानकारी दी है ना, सोरगम बाइकॉलर के विषय में बताया था। तो लगभग हमने जो भी सोरगम में चीजें थी वो बता दी थी, लेकिन कल आपको जो है इसके पीपीटी खोल के नहीं दिखाया था। आज इसके पीपीटी के विषय में बताएंगे, साथ साथ में आज बाजरा की फसल भी इसके साथ में हम कंप्लीट कराएंगे। तो 2 फसलें आज आपकी कंप्लीट होंगी। थोड़ा जो है फास्ट रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, है ना, तो थोड़ा जल्दी होगा। कल इसको हमने बता तो दिया था, ठीक है। इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं। 1-2 पॉइंट अगर आपको लग रहे हो कि ये हमें लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, नहीं तो पीपीटी जो है नेक्स्ट डे अपलोड कर दी जाती है। आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से, जो बनो उस पर ही, ठीक है। चलिए, और ये जैसे ही फसलें समाप्त होंगी और इनका जो है एक टेस्ट हम लेंगे, हमने बताया ही था। उसके साथ साथ जो कल का टेस्ट रहेगा, कल वाला टेस्ट विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि कल वाला टेस्ट जो है पूरा का पूरा यूपी कैडेट परीक्षा के पैटर्न के ऊपर आधारित है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका प्रश्न पत्र आता है ना। जो जितने करेगा, कल वाले का हम फीडबैक जरूर लेंगे पेपर का, किसने कितने किए, अभी तक हम नहीं लिए, लेकिन कल वाले का फीडबैक हम ये लेंगे कि कितने लोगों ने सही किया, कितने सही दिशा में जा रहे हैं, कितने गलत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो कल के पेपर को बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। जल्दबाजी में किया तो पेपर गलत होगा, आराम से किया, धैर्य के साथ किया तो पेपर सही होगा, ठीक है। एवरेज पेपर है, औसत, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं ज्वार के विषय में। देखेंगे सबसे पहले तो देखिए, वानस्पतिक नाम में हमने आपको बता ही दिया था, लगभग सभी लोगों को पता भी होगा कि सोरगम बाइकॉलर इसका वैज्ञानिक नाम है ना। अन्न सोरगम रेस, ये देखिए सोरगम है, सोरगम ये जो है सोरगम है, और ये सोरगम की रेस, देखिए रेस क्या होता है इसके विषय में हम आपको बताएंगे। रेस का मतलब होता है कि इसकी जंगली इसी की तरह प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है रेस, यानी कि जंगली टाइप में जो पौधा पाया जाता है। ये देखिए, कोई भी प्लांट हमारा बना है तो पहले तो जंगली था। आदमी जब जंगली था तो पौधा कैसे नहीं जंगली होगा, बताइए। आदमी भी तो जंगली था पहले, तो इसीलिए ज्वार भी जंगली था। और इसकी ये जंगली रेस है। अगर जंगल में हम देखें, यानी कि बाई टाइप में अभी ये जो है उगती हैं, इनमें है आपकी गुइनिया, कार्डेटम, काफिर और ड्यूरा। इसी से कंबाइन काफिर देखिए बनाया गया, जो हाइब्रिड बनाया गया है आपका, इसी से कंबाइन काफिर जीन बनाया गया। पूछा जाता है कि कंबाइन काफिर किससे रिलेटेड है, किसका जीन है, तो यही कंबाइन काफिर है, जो है इसका एक जंगली प्रजाति है ज्वार की, काफिर, उसी से कंबाइन काफिर, गुइनिया, ड्यूरा, कार्डेटम, ये सब कैसे रेस हैं इसके ज्वार की, ये सब जंगली रेस हैं, यानी कि विकास। ठीक है बेटा, जो कोई दिक्कत नहीं। है जो पर्यावरण, चाहे एक छोटा सा इकोसिस्टम हो, इट इज आप समझिए आपका जो है एक्वेरियम हाउस में। ये सरकार का जो है, आदमी का मौलिक अधिकार है कि उसे स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल प्राप्त हो। चलिए, जो हाइब्रिड बनाया गया है आपका, इसी से कंबाइन काफिर जीन बनाया गया। पूछा जाता है कि कंबाइन काफिर किससे रिलेटेड है, किसका जीन है, तो यही कंबाइन काफिर है, जो है इसका एक जंगली प्रजाति है ज्वार की, काफिर, उसी से कंबाइन काफिर, गुइनिया, ड्यूरा,
कार्डेटम, ये सब कैसे रेस हैं इसके ज्वार के, ये सब जंगली रेस हैं, यानी कि वाइल्ड रेसेस। ठीक है, इतना आपको याद। रेस का मतलब इसी तरीके का एक जंगली पौधा, ठीक है, लगभग इसी से मिलता जुलता। किससे मिलता जुलता? ज्वार से। अब बात आती है इसका कुल जो है, आप सभी को पता होगा, पोएसी या इसी को कह देते हैं ग्रेमनी। उत्पत्ति स्थान पूर्वी मध्य अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट में जो है पूर्व और मध्य वाला क्षेत्र जो होता है वो इसका उत्पत्ति स्थान है। पूर्वी मध्य अफ्रीका इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कैसा है? पूर्वी मध्य अफ्रीका। इतना आप याद रखिएगा, इसका ओरिजिन प्लेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी भी, है ना, तो इसको आपको याद रखना है इतनी चीजें। ठीक है, तो जन्म स्थान, क्रोमोसोम नंबर देखिए इसके 20 होते हैं, 2n=20 अगर लिखना चाहें, और वही बाजरे में अगर हम देखें तो 2n=14 हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें देखें तो 20, मक्का में देखें तो भी 20। ठीक है, मक्का और ज्वार में दोनों में 2n=20, बाजरे में 2n=14। ठीक है, पूर्वी मध्य अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस है। फैमिली पोएसी है, गुइनिया, ड्यूरा, है ना, ये काफिर, ये सब इसके क्या है? वाइल्ड रेसेस हैं। अगला देखेंगे, अगला है आपका ज्वार। खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण फसल है। विश्व में सबसे अधिक ज्वार यूएसए में तथा भारत का उत्पादन में दूसरा स्थान है। विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार जो होती है वो होती है यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, लेकिन भारत का जो उत्पादन में स्थान है वो सेकेंड प्लेस है, इंडिया का, है ना। इंडिया का जो ज्वार उत्पादन में विश्व में स्थान है वो द्वितीय स्थान है। ठीक है, और अगर विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार पूछी जाए तो वो होती है आपकी अमेरिका में। इसके बाद बात आती है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में, अगर हम देखें तो 10 से 12% जो है इसमें प्रोटीन होती है। 70 से नहीं, ये गलत है थोड़ा, ये 3%। ठीक है, ये नहीं है, ये 3% है ओनली। 70 से 72% के करीबन कार्बोहाइड्रेट है और 10 से 12% के करीबन प्रोटीन। ये स्थिति है इसकी, 10 से 12% प्रोटीन है, 70 से 72% के करीबन कार्बोहाइड्रेट और 3% के करीबन जो है वसा होती है। तो ये हो गई आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ सोरगम। देखिए सोरगम अच्छा है, ऐसा नहीं है, इसे तो मनुष्य तो खाते ही खाता है, साथ में जानवरों को दाना में बहुत अच्छा यूज होता है, दाने के रूप में। और साथ साथ जो है अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, चिड़ियों को पाल रहा है, कबूतर हुआ, चिड़िया, मुर्गी हुई, मुर्गी भी एक चिड़िया है, तो अगर इस तरीके की कोई कल्टीवेशन कर रहा है या एविएशन कर रहा है, एविएशन का मतलब होता है कि पक्षी विज्ञान, है ना, एविएशन। एविएशन में क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अगर पक्षी हैं, कबूतर है, देखे होंगे आपने, तोते वोते बहुत रखते हैं ज्वार में। ठीक है, ज्वार में तोते वोते वगैरह इनको बहुत पसंद भोजन है ये। ठीक है, मनुष्य भी इसे कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हो गई ज्वार की। नेक्स्ट हम देखेंगे जलवायु। देखिए ज्वार जो है हमने बताया था आपको गर्म और नम जलवायु का पौधा है। ठीक है, गर्म और नम, शुष्क या नम, यही गर्म या नम या शुष्क या नम। ठीक है, सूखी होनी चाहिए जलवायु। इसके अंकुरण के लिए तो देखिए तापक्रम कम रहता है, लेकिन वृद्धि के लिए तापक्रम जो है बढ़िया होना चाहिए, मीडियम का एज वेल। देखिए खरीफ ऋतु का है तो टेम्परेचर वही 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीबन होना चाहिए, खरीफ ऋतु का है क्योंकि। ठीक है, और इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें ज्वार के विषय में, तो अंकुरण का जो टेम्परेचर है वो 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, है ना, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के समय टेम्परेचर जो होना चाहिए इसमें ज्वार में वो कम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जर्मिनेशन सही, ज्यादा गर्मी में जर्मिनेशन होता नहीं है, इसलिए इसको जो है जर्मिनेशन के समय कुछ दाना जो है अत्यधिक गर्मी की वजह से मारा जाता है, यानी कि फुल जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए थोड़ा जर्मिनेशन के समय टेम्परेचर कम हो तो जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाता है, और कोई बात नहीं।
ठीक है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जर्मिनेशन जो है उसमें जर्मिनेट नहीं सीड ज्यादा करेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर सही है तो जर्मिनेशन बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला है आपका मृदा, ठीक है। अब मृदा के लिए अच्छे देखिए, ज्वार उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होती है जहां पर मृदा जो है हल्की अम्ली से लेकर के हल्की क्षारी हो, या थोड़ी क्षारी अम्ली अधिक भी हो तो भी चल जाता है। लगभग 5.5 pH से लेकर के, और अगर हम बात करें तो 7.5 8.5 pH तक इसको हम खेती कर सकते हैं इसकी। और एक बात बताएं कि ज्वार की खेती ज्यादातर मोटी भूमियों में की जाती है, यानी कि अगर हम बात करें कि कपासी भूमि हो, जो काली कपासी ब्लैक कॉटनी सॉइल हो। देखिए एक बात और बता दें, हम ब्लैक कॉटन सॉइल को ही सेल्फ प्लाउड मृदा भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्व प्लाउड यानी कि खुद जुताई करने वाली मृदा कौन सी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी कौन सी मृदा है जो अपनी जुताई खुद कर लेती है, सेल्फ प्लाउड सॉइल कौन सी है। अब देखिए सेल्फ प्लाउड हो कैसे जाती है। जो मार मृदाएं होती हैं, जो आपकी जालौन के उस साइड पाई जाती हैं, कोंच और तहसील वगैरह जो पड़ती है, जालौन वाला कुछ एरिया झांसी के पास। तो यहाँ पर देखिए कानपुर में जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलता था, कपड़ा उद्योग चलता था, तो कपास कहीं बाहर से नहीं आता था। ये झांसी के आसपास जो मार क्षेत्र है ना, मोटी कपासी मृदा है, वहीं पर कपास उगा के यहाँ आ जाता था और कहीं नहीं होता था, यहीं से आ जाता था। जो मार मृदाएं होती हैं, देखिए मार आपको हम दिखा देते हैं, मोटी मृदा है ये, इसमें ज्वार की खेती अच्छी हो जाती है। मार सॉइल, अभी वैसे हम सॉइल साइंस जब पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे मृदाएं। देखिए मार सॉइल जो होती है थोड़ी मोटी मृदा होती है, ठीक है। ये देखिए काली मृदा, काली टाइप की होती है मार, है ना। ये देखिए मार सॉइल का ही पिक्चर है यहाँ पर, चाहे और अच्छा अगर देखना हो ये देखिए। इसीलिए इसको सेल्फ प्लाउड मृदा कहते हैं, ब्लैक कॉटनी सॉइल को या ब्लैक सॉइल को सेल्फ प्लाउड मृदा, यानी कि स्व जुताई योग्य मिट्टी जो है वो कौन सी है। तो ये देखिए ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये जब मिट्टी अभी तो कुछ नहीं ऊपर इधर नहीं मालूम पड़ रहा है, ये जब जोत रहा है तो ये मिट्टी काली निकल रही है, इस साइड देखिए काली निकल रही, उधर नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस मिट्टी में क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े डेले पड़ जाते हैं जब ये जोता जाता है ना। जिस चीज से ये जोता जाएगा हल से, पहली बात इसमें ज्यादातर एमडी प्लाऊ काम करते हैं। देखिए इस हल में भी एमडी प्लाऊ ही लगा होगा। इन क्षेत्रों में आप सीधे वाले प्लाऊ नहीं यूज कर सकते, कल्टीवेटर जल्दी जुताई नहीं होती, तो इसमें बड़े बड़े डेले होते हैं। और इस मृदा की प्रवृत्ति ये होती है कि ये बड़े बड़े डेले जो है अपने आप छोटे छोटे डेलों में जब 1-2 महीने धूप में पड़े रहते हैं तो स्वयं ही छोटे छोटे डेलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वही कहलाता है सेल्फ प्लाउड सॉइल, स्व जुताई करने वाली मृदा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऐसी कौन सी मृदा है जो सेल्फ प्लाउड मृदा है। तो होती है आपकी ब्लैक सॉइल या ब्लैक कॉटनी सॉइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए तो इन काली कपासी भूमियों में जो है इसकी खेती जो है ज्यादातर की जाती है, अच्छी भी होती है। इसके बाद पीएच रेंज अगर इसकी हम देखेंगे तो पीएच रेंज की अगर बात करें तो बताया 5.5 से 8.5 पीएच रेंज हमारे प्रदेश में झांसी मंडल में। देखिए बता रहे थे ना हम आपको कि झांसी मंडल के आसपास मार मृदा पाई जाती है, इसीलिए इसमें लिखा है हमारे प्रदेश में झांसी मंडल में ज्वार की खेती सर्वाधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर मोटी मिट्टी है काली वाली, और वो मिट्टी पहले वहां पर देखिए जैसे जैसे आपकी आवश्यकताएं चेंज होंगी आपकी फसल भी चेंज हो जाएगी। जब कानपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाल इमली वगैरह चलते थे, बड़े बड़े उद्योग, तो क्या होता था कि इन्हें कपास चाहिए थी तो झांसी वाले बेचारे जो है कपास कर लेते थे, उनकी बिक जाती थी। अब कोई खरीदने ही वाला नहीं बचा तो कपास करके क्या फेंकेंगे, तो बेचारे अब ज्वार वार करने लगे। वो तो समय के अनुसार खेती भी चेंज, क्रॉप रोटेशन चेंज हो जाता है। टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई तो वो अपना नहीं करने लगे, है ना। अगर कोई यहाँ पर इंडस्ट्री फिर लग जाए तो फिर होने लगेगी, क्योंकि वो मृदाएं जो है कपासी मृदाएं, ठीक है। तो वहीं पर अब ज्वार हो रही है इस समय झांसी मंडल में। चलिए आगे देखें।
देखिए उन्नतशील प्रजातियों के विषय में अगर हम बात करेंगे तो पहले आती है देसी प्रजातियां। देखिए देसी में वर्षा है, पहले वर्षा है, टाइप 22 है, उज्जैन 6 से 8 है ना। इसके बाद बहुत कटाई वाली मृदा। देखिए देसी में क्या है, वर्षा है, वर्षा इंपॉर्टेंट है। वर्षा जो है पूछी जाती है, वर्षा जो है ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि वर्षा किसकी प्रजाति है। तो वर्षा जो है प्रजाति है ज्वार की। उसके बाद टाइप 22 प्रजाति है उज्जैन, उज्जैन 6 और 8। ये उज्जैन लोकल वैरायटी है, उज्जैन 6-8, क्योंकि यहाँ भी काली कपासी कुछ मृदा है तो वहाँ की ये लोकल वैरायटी है ज्वार, उज्जैन नाम से निकाली गई है। उज्जैन है कहाँ पर, महाराष्ट्र में है, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है, मध्य प्रदेश में है ना। और इसको जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है और इसी को जो है यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है, ठीक है, महाकालेश्वर। और महाकालेश्वर जो है ये शंकर की एक जो है खंड पीठों में से एक है महाकालेश्वर। और यहाँ पर जो है भगवान शंकर जो है वो दारू का नशा करते हैं, है ना। इनके प्रसाद के रूप में यहाँ पर दारू चढ़ाई जाती है, महाकालेश्वर इसीलिए नाम, ठीक है। इसके बाद बहुत कटाई वाली इसकी प्रजातियों में आती है आपकी CSB 1 MP चरी, इसको कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि MP चरी कौन सी है, तो इसको कहते हैं MP चरी को CSB 1 या इसी को इट इज आल्सो नोन एज MP चरी। CSB 3, 5, 6 और 8 ये भी इसी की प्रजातियां हैं, CSB करके जो भी है ये सब ज्वार की हैं, ठीक है। CSB में खैर कुछ बाजरा की भी आ जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है ज्वार की वैरायटी है CSB में। CSB 3, 5, 6, 8। लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमने बता दिया आपको, वर्षा इंपॉर्टेंट है, CSB 1 या MP चरी इसी को कहते हैं, टाइप 22 यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको याद करना है, ठीक है। वर्षा को याद कर लेना है, CSB 1 या MP चरी को और टाइप 22 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगली है CSH 1, ये देखिए हाइब्रिड है ना। फर्स्ट हाइब्रिड की अगर बात करें तो CSH 1 है इसकी, ये देखिए फर्स्ट हाइब्रिड है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ये जो है ज्वार की फर्स्ट हाइब्रिड है। अभी आगे लिखाएंगे भी, हो सकता है इसमें लिखी हो फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ ज्वार। और ये जो है 1964 में निकाली गई थी, 1964 में। ये भी पूछ देता है कभी कभी कि फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ ज्वार कब निकाली गई थी, तो 1964 में निकाली गई थी, इसी को CSH 1 कहते हैं। और ये जो है 5, 9 और 11, ये भी CSH 5, 9, 11 ये जो है ज्वार की ही प्रजातियां हैं। इसके बाद दो कटाई वाली प्रजाति जो है वो पूसा चरी है, वो MP चरी थी, बहुत कटाई वाली जो है वो है MP चरी, एक CSB 1 जिसको कहते हैं। और पूसा चरी जो है ये केवल 2 कटाई वाली है, पूसा चरी 1। इसके बाद है एक कटाई वाली प्रजातियां, +9 1 6 3 9 4 7 6 7 6 0 1 MP से निकाली गई है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये विदिशा एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। तो विदिशा जो है एक कटाई वाली प्रजाति है, प्रोएग्रो चरी है। अगर पूसा चरी एक आ जाए तो 2 कटाई वाली है, अगर MP चरी एक आ जाए तो वो जो है कई कटाई वाली प्रजाति, ठीक है। और इसका उपयोग देखिए दोनों प्रकार से करते हैं हम, जो है दाने के रूप में भी करते हैं, यानी कि अगर हम इसका अनाज चाहें तो वो भी प्राप्त होता है, और इसी में अगर हम चारा चाहते हैं, चारे वाली प्रजातियां, तो चारा भी प्राप्त कर लिया जाता है। अब चारे और दाने में ये अंतर है कि अगर हम दाना लेंगे तो थोड़ा स्पेस से उसे बोना पड़ेगा ज्वार को, दूर दूर। अगर चारा लेंगे वहीं पर तो उसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। चारा अगर लेंगे तो 40 से 50 kg प्रति हेक्टेयर सीड रेट पड़ेगी चारे वाली में, क्योंकि जो है डेंस क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, सघन खेती। अगर हम इसमें जो है
अनाज लेना चाहते हैं तो हमें जो है स्पेसिंग थोड़ी दूर दूर हो जाएगी, तो 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बो देंगे। ये होता है इसमें, ठीक है। अगली अगर देखें नेक्स्ट, तो अगला है इसमें बीज दर। देखिए बीज दर वही बताया था, साधारणतः बीज दर अगर आपसे पूछी जाए तो 12 से 15 किलोग्राम, और चारे वाली चरी के लिए आपकी जो होती है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। जो चारे वाली है देखिए क्यों इतनी इसकी ज्यादा होती है, क्योंकि ये सघन बोई जाती है, सघन बुवाई इसकी की जाती है। कैसी बुवाई की जाती है? सघन बुवाई की जाती है। सघन का मतलब डेंस प्लांटिंग होती है, और जब डेंस प्लांटिंग होगी तो पौधा अपने आप पतला हो जाएगा। अगर जो है दूर दूर बुवाई होगी तो पौधा मोटा हो जाएगा, और चारे में मोटा पौधे काम नहीं, क्योंकि फाइबर अधिक हो जाएगा उसमें, तो पशु जो है खा नहीं पाएगा, उसका मुंह नहीं चलेगा, अधिक फाइबर नहीं। पतला रहे, सकुलेंट चारा इसको लिए चाहिए है, सकुलेंट चारा। सकुलेंट जो होता है रसीला, कैसा चारा चाहिए पशु को? रसीला चारा चाहिए, जिसमें रस की मात्रा अधिक हो। भाई थोड़ा मीठा भी होता है तो जानवर आराम से जो है रसीला खाता है। अगर मोटा चारा हो जाएगा तो फाइबर अधिक हो जाएगा, उसमें रेशा ज्यादा बनेगा, जानवर जो है खाना उसे पसंद नहीं करेगा, फिर उसका जो है मुंह टूट जाएगा ज्यादा अगर मोटा हो जाएगा। इसके बाद लगभग इसके चारे देने की उचित जो है एज होनी चाहिए, वो लगभग जब चरी आपकी फ्लावरिंग स्टेज पर आधी फूल चुकी हो, है ना। बुवाई के लगभग 50-55 दिन बाद जब चरी आधी लगभग फूल चुकी होती है, उस समय चारा खिलाइए, सबसे प्रोडक्टिव चारा होता है ना। 55 दिन के करीबन या आधी जब फूल चुके आपकी चरी, तो उस समय चारा देने से सबसे उत्तम और पोषक युक्त चारा होता है। लेकिन अगर जब हम ज्यादा सीड रेट डालेंगे तभी वो सकुलेंट होगा, सरस होगा, है ना, रसीला होगा। और अगर मोटा चारा कर दिया तो फिर बेकार हो जाता है, फिर उसे जानवर नहीं खाता है, फिर वो हो जाती है कड़वी, ठीक है। इसके बाद ज्वार की प्रथम संकर प्रजाति जो है CSH1, जिसको 1964 में प्रसारित किया गया था, ये बता चुके हैं आपको। अगला देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है रबी फसल में उगाई जाने वाली फसल है। देखिए रबी फसल में अगर ज्वार करना चाहें तो ये है M351, M35-1, ये रबी सीजन के लिए ज्वार की प्रमुख प्रजाति है। ज्वार को कैमल है ये, है ना, कैमल क्रॉप। ये देखिए यहाँ पर है कैमल क्रॉप, कैमल क्रॉप। ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ज्वार की नर बंधता प्रजाति है ना, कंबाइन काफिर। देखिए अभी हमने आपको बताया था काफिर, और फिर यहाँ पर हो गया मेल स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी। अब देखिए मेल स्टेरिलिटी से ही हम क्या करेंगे, संकर बनाएंगे। मेल स्टेरिलिटी से यानी कि नर बंधता पाई जाती है, वो कंबाइन काफिर जीन में पाई जाती है। अभी हमने बताया था कि कुछ इसकी रेसेस हैं, उसमें हमने एक तो जो रेस बताई थी, ड्यूरा बताई थी, काफिर रेस बताई थी, डैक्ट्रम रेस बताई थी। तो इन रेसों में से एक रेस है काफिर, जिसको आगे लगा दिया गया है कंबाइन काफिर। तो ये रेस जो है मेल स्टेराइल रेस है, लाइनें होती हैं ये, ठीक है, या वाइल्ड स्पीसीज है, इनको लेके क्रॉस बना के CSH1 को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो ये कंबाइन काफिर जो है ये मेल स्टेरिलिटी है, यानी कि नरबंधता पाई जाती है इसमें, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है ज्वार के 1 हेक्टेयर में 1.5 लाख से 1,75,000 तक पौधे होने चाहिए, 1.5 से 1,75 तक। तो वहीं अगर बाजरे की बात करें तो 1,75 से 2 लाख तक बाजरे के पौधों की संख्या ज्यादा थोड़ी हो जाती है। अंतरण अगर हम देखें तो 45 से 10 × 15 सेंटीमीटर। ये देखिए अनाज के लिए है, ये चारे के लिए नहीं है, अनाज के लिए है। ये अनाज वाली अगर ज्वार लेंगे तो ये अंतरण रखेंगे अनाज के लिए, अगर चारे वाली लेंगे तो अंतरण जो है और सघन होगा। इसके बाद बीज उपचार की अगर हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की, तो 2.5 ग्राम एग्रोसान GN पर kg बीज के हिसाब से इसको जो है ट्रीटेड कर देते हैं, और गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा जो है ज्वार वो बोया जाता है, 3 to 4 सेंटीमीटर, है ना। ज्यादा गहरा इसलिए नहीं बोएंगे, बीज इसका होता है छोटा, ठीक है। ज्यादा गहरा बो दोगे निकलने में टाइम लग जाएगा। तो ये हो गया आपका बुवाई, ठीक है। इसके बाद बुवाई का समय, टाइम ऑफ सोइंग। देखिए सितंबर खरीफ ऋतु में अगर बोएंगे
तो पहली बात तो आती है कि जून जुलाई में बोएंगे खरीफ ऋतु में। इसके बाद रबी की बात आ रही थी, तो हमने बताया था आपको कि रबी ऋतु में केवल हम M35-1 ये एक प्रजाति है रबी ऋतु के लिए स्पेशल वैरायटी है, इसको बोलते हैं M35-1। दिस इज ए रबी सीजन वैरायटी, ठीक है ना। ये कैसी वैरायटी है, रबी सीजन की प्रजाति है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रबी सीजन की। और इसका बुआई का जो समय है वो देखिए, रबी सीजन का हमने समय आपको बता दिया है, फिक्स कर दिया है अक्टूबर, ठीक है। कोई भी हो अक्टूबर तक जाएगा रबी सीजन में अगर बोना होगा, ठीक है। तो अक्टूबर हो गया। जायद का फरवरी, एक मोटा मोटा सा पकड़िए, तीनों ऋतुओं का मुख्य बुआई का सीजन बता दे रहे हैं, इधर उधर नहीं भागना। देखिए, अगर आप खरीफ में बोने जा रहे हैं तो जून जुलाई, ठीक है, जुलाई में पकड़ लीजिए। अगर आप खरीफ में बो रहे हैं तो फरवरी पकड़िए, खरीफ में बो रहे हैं जुलाई पकड़िए, जायद में बो रहे हैं फरवरी पकड़िए, और अगर रबी में बो रहे हैं तो अक्टूबर पकड़िए। ये 3 महीने आप पकड़े रहिए, इसी के उधर उधर समय घूमेगा। अगर इन मौसम की फसल कोई भी आ रही है, चाहे खरीफ हो, रबी हो या जायद हो, ठीक है, तीनों का जो है टाइम पीरियड जुलाई, अक्टूबर और फरवरी के आसपास ही घूमता है, ठीक है। तो ये खरीफ में अगर बो रहे हैं तो देखिए लिखा हुआ जून जुलाई, रबी में बो रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर, और अगर जायद में बो रहे हैं तो जनवरी फरवरी। ये देखिए चारे के लिए बोई जाती है प्रमुख रूप से जायद वाली, है ना। इसका क्या काम होता है, चारे के लिए। पहले चारा जो है, अब क्या होगा कि चोर ना समझ लेना, चारा है, चारे के लिए है, ठीक है, चारे के लिए। चारे के लिए कैसे है कि आपको जून में बहुत कम जो है हरा चारा प्राप्त हो पाता है। अब फरवरी में बोई गई अगर 55-60 दिन मान लें हम, तो फरवरी के बाद आती है मार्च अप्रैल, है ना, 2 महीने निकल गए, और मई में आ जाती है, शुरू हो जाती है, इस समय शुरू है, खूब खवाई जा रही चरी। तो जो मई और जून का बहुत क्रिटिकल महीने होते हैं। खैर इस बार तो 2 सालों से ये क्रिटिकल महीने नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा गर्मी कम पड़ रही है, ठीक है। लेकिन ये किसी समय जब लू चलती थी तो उस समय भैंसें दूध सुखा जाती थी, जानवर जो होते थे वो दूध बिल्कुल कम हो जाता था, क्योंकि उन्हें ग्रीन बटर नहीं मिल पाता था, हरा चारा नहीं मिल पाता था। लेकिन इसी को बोने इसी मौसम में जो है जायद ऋतु में हमने क्या कर दी, एमपी चरी बो दी, तो क्या हुआ, आपका जो है हरा चारा मिलता रहा पशुओं को, और दूध की मात्रा जो पशुओं में है वो बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, ठीक है। तो ये जनवरी और फरवरी में बोई गई है, आपको मई और जून दोनों महीने में खूब चारा मिलता है। उसके बाद जुलाई में बारिश होने लगती है, तो घर घर में घास हो जाती है ना, बाहर आ जाती है घास की, जब पानी बरसने लगता है तो फिर हरे चारे की समस्या नहीं होती है। तो मई और जून 2 क्रिटिकल महीने जो है, इनको बिताने के लिए हमने क्या किया, जायद ऋतु में एमपी चरी को बो दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा। देखिए, एज वेल एज ज्वार एंड एज वेल एज पर्लमिलेट, बोथ क्रॉप आर सेम टाइप ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स, है ना। जो ज्वार होती है और पर्लमिलेट होता है, दोनों को लगभग एक ही तरीके की जो है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि उर्वरक मांग की आवश्यकता होती है। ज्वार और पर्लमिलेट, पर्लमिलेट का मतलब बाजरा और ज्वार दोनों की ही एक प्रकार की ही जो है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होती है। 100 से 150 किलोग्राम 120 किलोग्राम के करीबन नाइट्रोजन और 50-50 किलोग्राम के करीबन जो है आपकी फास्फोरस और पोटास, ये जो है दोनों की ही एक ही तरह की होती है। अब देखिए, ज्वार में थोड़ी टॉप ड्रेसिंग ज्यादा यूरिया की करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि अगर हमें जल्दी उठाना है ज्वार को, है ना, कटिंग लेनी होती है ना, जैसे कटिंग लेनी है हमें। आज हमने एमपी चरी को काटा और देख रहे हैं जल्दी नहीं बढ़ रही ऊपर, तो हल्का सा यूरिया का छिड़काव मारा, 10 दिन में आपकी फिर ऊपर आ गई, फिर काट लिया, फिर यूरिया मारी, फिर काट लिया। तो ये है इसमें, ठीक है, छिड़काव जो है स्प्लिटिंग देते रहते हैं, स्प्लिट डोज में यूरिया को जो है छिड़काव के रूप में देते रहते हैं, बार बार छिड़काव करते हैं इसका। नेक्स्ट अगला देखेंगे, खरपतवार नियंत्रण के लिए। देखिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने बताया था इसका प्रमुख खरपतवार जो है स्ट्राइगा है ना। देखिए, स्ट्राइगा को हम दिखाते हैं कैसा होता है। स्ट्राइगा बीज है, या इसी को बिट्स ब्रूम कहते हैं, ठीक है। स्ट्राइगा जो है ये बीड है, इसी को क्या कहते हैं, बिट्स ब्रूम।
ये देखिए लगा हुआ आया है इसके साथ, इसीलिए इस फोटो को हमने निकाला। देखिए रूट पैरासाइट है, देखो भाई कितना बड़ा इसका कंपटीटर है, समझ रहे हो। ये देखिए ज्वार का पौधा रखा है और उसी के साथ में आपका स्ट्राइगा रखा है। ये देखिए यहाँ से क्या किया इसने, ये तो बेचारा ज्वार था अपना जीवन यापन करने के लिए होगा, और ये देखिए इसकी जड़ई में इसका पैरासाइट बन गया। अब ये क्या करेगा, ऐसे जीने देगा। इसका आधा न्यूट्रिएंट जो है ये सभी चीज के साथ कंपटीशन करेगा। देखिए किसके किसके साथ कर रहा है। पानी के लिए तो करेगा, कहेगा नहीं आधा पानी हमें दो। उसके बाद जो है इसके साथ प्रकाश के लिए करेगा, कहेगा आधा प्रकाश हमें भी चाहिए, हम तुम्हारे जो है बगल में ही खड़े हैं। उसके बाद कहेगा कि आधे न्यूट्रिएंट्स हमें दो, हमने डाला न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन ज्वार के लिए और आधा ले गया ये बिच ब्रूम जिसको कहते हैं स्ट्राइगा, है ना। हर चीज में कंपटीशन करेगा। अब तुम्हारे पास कोई डंडा लेके खड़ा ही रहेगा और तुम खाना खाओगे तड़ाक से मार देगा, तो फिर उसका जीवन कैसे चलेगा। देखो बकरी को अगर शेर के पास बांध दोगे और भोजन खिलाओगे तो कैसे वो पनपेगी, उसका शरीर कभी बढ़ नहीं सकता है, वो बेचारी जो है संशय में रहेगी। तो ऐसे स्ट्राइगा की स्थिति है, देखिए इसके जड़ में लगा हुआ है और बेचारा इसको जो है बढ़ने नहीं देगा। तो ये इसका मेन जो है खरपतवार है स्ट्राइगा, ठीक है। चलिए ज्वार का प्रमुख खरपतवार बिट्स ब्रूम है ना, बिट्स ब्रूम कहा गया है इसे, बिट्स बीड या स्ट्राइगा है। और इसके नियंत्रण के लिए एट्राजीन 0.5% एक्टिव इंग्रेडिएंट 600 लीटर पानी में घोलकर खेत में छिड़काव करते हैं। देखिए एट्राजीन दिखाते हैं किस तरीके की बोतल आती है एट्राजीन की। एट्राजीन जो होता है हर्बिसाइड है, देखते चलिए। अब आपको जो है सुविधा प्राप्त है तो देख लीजिए, नहीं तो कहाँ है ना, ना हम तुम्हें दिखा पाते ना जो है मिल पाता है इस तरीके का देखने को। ये देखिए एट्राजीन बेटावेल पाउडर के रूप में आ रही है, देखिए लिखा हुआ है पूरा, आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आप यहीं पे जो है बता सकते हैं किसी को। ये देखिए एट्राजीन है, एट्राजीन 80% WP बेटावेल पाउडर के रूप में आ रही है, ठीक है। तो एट्राजीन इज यूज्ड टू स्टॉप, लिखा हुआ है साफ साफ देखिए, यूज्ड टू स्टॉप प्री एंड पोस्ट इमरजेंस ब्रॉड लीफ एंड ग्रासी ब्रीड्स इन मेजर क्रॉप्स, है ना। ये प्री और पोस्ट दोनों प्रकार के जो बीड इमरजेंस होते हैं दोनों का खात्मा कर देता है। और 80% बेटावेल पाउडर के रूप में एट्राजीन इस प्रकार से आता है। क्योंकि कंपनी का नाम हम नहीं पढ़ते हैं, कंपनी से मैंने लेना देना है कौन कंपनी का है। कंपनियां तो बहुत सारी बनाती हैं, देखिए ये किंग क्वेंसॉन कोई नई कंपनी है, इसी ने बनाई है, उससे नहीं लेना देना है। 50 ग्राम का पैकेट है देखिए, है ना। तो इस प्रकार से प्री और पोस्ट दोनों प्रकार के इमरजेंस बल्कि बीड हैं, उनके लिए एट्राजीन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, अगली है देखिए बीमारी ग्रैन स्मट, है ना। ये इसकी बीमारी है, भुट्टों में दानों की जगह फफूंदे के प्याले बीजाणु, दाने जो पड़ते हैं ना ज्वार में उसकी जगह पर काली फफूंदी पड़ जाती है, उसी को ग्रैन स्मट कहते हैं। देखिए स्मट आखिर में जो होता है ये सीडवर्म है, ठीक है। स्मट जहां पर भी आ जाए मोटा मोटा समझ लीजिए बीज जनित रोग है, और इसके नियंत्रण के लिए ज्यादातर आपको सीड ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। इसका एक ही उपचार है ना, बीज शोधन करके अगर आप बीज बोएंगे तो आपको जो है स्मट जैसी समस्या जो है फसलों में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ग्रेन स्मट में क्या होता है, भुट्टों की दाने जहां पर बनने होते हैं वहां पर फफूंदी बन जाती है, तो ये ग्रेन स्मट है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगला है आपका ये ग्रेन स्मट जो होता है स्पेसलोथका सोरघाई, है ना, ये इसका कारक है। यह रोग जो होता है ग्रेन स्मट स्पेसलोथका सोरघाई नामक का जो है कवक के कारण होता है, ठीक है। इसके कवक का नाम है ग्रेन स्मट। स्मट में कुछ नहीं होता है, आप चाहे गेहूं का स्मट देख लीजिए, बाजरे का स्मट देख लीजिए, चाहे ज्वार का,
किसी का भी स्मट हो, वो दाने में जो है ब्लैक पाउडरी लाइक अपीयरेंस कर देता है, काला पाउडर ऐसा बना देता है दाने को खत्म करके। ठीक है, वही क्या हो जाता है, स्मट, है ना। और ये किस कवक के कारण होता है, स्पेसिलोका सोरघाई नामक कवक के कारण ग्रेन स्मट होता है। ठीक है, ज्वार का अर्गट या सोगैरी रोग होता है, सोगैरी होता है। ठीक है, सोगैरी, इसी को ये जो है ये भी स्पेसिलोका सोरघाई नामक कवक के, देखिए इसमें जो है वैरायटी थोड़ी चेंज है अर्गट में। ठीक है, तो सोगेरी वैरायटी इसमें सोगेरी लग के आती है पीछे। तो अर्गट ये होता है, देखिए अर्गट में क्या होता है, एक थोड़ा सा चिपचिपा सा पदार्थ बहने लगता है। ठीक है, इसका अर्गट और बाजरे का दोनों लगभग सेम टू सेम होते हैं, लेकिन बाजरे का ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, उसमें गुलाबी रंग का जो है सेक्रेशन भी होने लगता है जो बाली होती है उससे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है डाउनी मिल्ड्यू। अब डाउनी मिल्ड्यू जो होता है स्क्लेरोस्पोरा होता है ना। दो चीजें आप मोटी मोटी याद कर लीजिए कि अगर डाउनी मिल्ड्यू होगा उसका जीनस हमेशा स्क्लेरोस्पोरा होगा, और पाउडरी मिल्ड्यू जो होगा उसका जीनस हमेशा इरिशिकी होगा। जैसे अगर पाउडरी मिल्ड्यू हुआ, ये आप याद कर लीजिएगा बिल्कुल, पाउडरी मिल्ड्यू हुआ तो इसका जीनस जो होगा इरिसिफी, इरिसिफी होगा। और अगर आपका जो है डाउनी मिल्ड्यू हुआ, डाउनी मिल्ड्यू, इसका जो आपका होता है वो होता है पर्नोस्पोरा, जो स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा होता है, और पाउडरी मिल्ड्यू का होता है इरिसिफी। इतनी चीज आप मोटी मोटी जो है याद रखिएगा कि पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है इसका जीनस होता है इरिसिफी, और डाउनी मिल्ड्यू जो होता है इसका जीनस होता है स्क्लेरोस्पोरा, और कहीं कहीं पर पर्नोस्पोरा शुरू हो जाता है, पर्नोस्पोरा। दोनों आपको मिलते हैं, स्क्लेरोस्पोरा भी मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको पर्नोस्पोरा भी मिलेगा। दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, स्क्लेरोस्पोरा और पर्नोस्पोरा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में स्क्लेरोस्पोरा और पर्नोस्पोरा जीनस होते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू में जो है जीनस आपके होते हैं इरिसिफी। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब देखिए कीट के विषय में बात कर लेते हैं। चलिए, कीट के विषय में ज्वार की प्रोहो मक्खी। ठीक है, प्रोहो मक्खी का मतलब होता है सूट फ्लाई। प्रोहो का मतलब ही सूट होता है ना। सूट फ्लाई दिखाते हैं आपको कहां पर लगती है, जैसे सूट निकल रही होती है वहीं पर लगती है सूट फ्लाई। ये खतरनाक जो कीट है सूट फ्लाई ऑफ सोरघम। है ना, सोरघम की अगर सूट फ्लाई देखें, देखिए पहली बात तो मक्खी तो है ही है डेंजरस, इसमें कोई कहने सुनने की एक बात नहीं है। ये देखिए नुकसान किस तरीके से करती है, ये देखिए इसका जो है तहस नहस कर देती है पौधे का पूरा, है ना। एथेरिगोना सुकाटा होती है, एथेरिगोना सुकाटा वैज्ञानिक नाम है इसका। ये देखिए, ये आपका ज्वार का पौधा जो था उसकी दशा जो है बेदशा कर दी है ना। ये इस तरीके का बना दिया। ये सूट जैसे इसके नीचे जमीन से सूट निकली थी बेचारी, 3-4 पत्तियों का हो ही पाया था ज्वार, और ये जो है तुरंत इसमें घुस गया अंदर, और इसने इसकी पूरी सूट देखिए ऊपर वाले पत्ते सब काट के फेंक दिए और नीचे इसी में घुस गया। इसका सेंट्रल सूट सिस्टम खा लिया, डेड हार्ट बना दिया। इस पौधे को जो है जीवन में कोई उठा नहीं सकता है ना। तो इसने पूरा जो है काट पीट के अलग कर दिया। और ये इतना और खतरनाक है कि ये लग पाता है जब फील्ड में तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कई प्रकार की दवाओं को मिला के डालना पड़ता है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। 3 से 4 स्प्रे करने पड़ते हैं फसल पकाने के लिए,
ये और इसकी एक खासियत है ना, क्योंकि इसकी लार्वा जो होती है वो बहुत मतलब अंदर चली जाती है जमीन में, और उसके बाद जब आप दवा का प्रभाव खत्म होता है फिर निकल के आ जाती है और हजारों अंडे देती है, तो ये समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये सूट फ्लाई है। एथेरिगोना सोकाटा बताया था हमने आपको, साइंटिफिक नेम है इसका। यह ज्वार में डेड हार्ट का निर्माण करता है। देखिए अभी दिखाया था, डेड हार्ट बन जाता है, यानी कि पौधा खत्म हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल सिस्टम उसका जो है हार्ट खा जाता है, हार्ट खत्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो वही डेड हार्ट का निर्माण इसमें कर दिया। ज्वार की प्रोहो मक्खी है, इसी को सूट फ्लाई कहते हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे। अगला है, देखिए बुवाई के समय इसका नियंत्रण अगर हम करना चाहें तो कार्बोफ्यूरान, ठीक है ना, 3G@2.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के समय छिड़काव करें। देखिए कार्बोफ्यूरान आपको दिखाते हैं, इंसेक्टिसाइड है कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान देखिए इसके ऊपर जो है निशान बना होगा, फ्यूराडान, ये सब एक ही ग्रुप के हैं। देखिए ये मिल रहा है आपका कार्बोफ्यूरान। ये देखिए कार्बोफ्यूरान 3% CG ग्रेनुलर फॉर्म में है। ये देखिए Ovenduncle. स्टेम बोरर जो होता है, देखिए स्टेम बोरर जो ज्वार में लगता है वही स्टेम बोरर जो है आपका उसी बिल्कुल वही कीट जो होता है वही मक्का में लगता है। दोनों एक ही तरीके की कीट होते हैं। जो आपका कीट चिलोपार्टिलस मक्का में लगता है वही आपका चिलोपार्टिलस जो है ज्वार में लगता है। सेम जैसा मक्का में वही से ज्वार में। ठीक है, तो उसी को कहते हैं तना छेदक या स्टेम बोरर। अब ये जो होता है इसके नियंत्रण के लिए स्टेम बोरर के क्या करते हैं, देखिए इसका नियंत्रण बहुत कठिन है, थोड़ा कठिन ये है। देखिए इसके लिए तो एक कैलारियो जो होता है इसका पैरासिटाइड यूज कर सकते हैं, कैलारियो या अपेंटेलस इसी को कहते हैं। रिलीजिंग फील्ड एप्लीकेशन ऑफ कार्बाफ्यूरान, या फिर कार्बाफ्यूरान का छिड़काव करें। देखिए कार्बाफ्यूरान से ये रुकने वाला जल्दी है नहीं, है ना। इसके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड का भी छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत सल्फर अल्फर मिलाकर और बहुत सारी दवाओं का 2-3 प्रकार की दवाएं इंसेक्टिसाइड रोगार वगैरह मिला के, रोगार इमिडाक्लोप्रिड है ना, और जो है मेटासिस्टाक्स, ये जो है इंसेक्टिसाइड जब मिला के छिड़काव करते हैं तभी सूट फ्लाई जो है जो इसमें स्टेम बोरर है मक्का का या ज्वार का एक ही है वो दोनों की, तो वो चले जाते हैं। ठीक है, या फिर इसका जो है पैरासिटाइड कैलेरियो यूज कर सकते हैं। और बीज उत्पादन की अगर हम बात करें ज्वार में, तो बीज उत्पादन जो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है, ये होता है आपका। इसके बाद देसी की अगर हम बात करें तो देसी 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। चारे की उपज 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। सभी का अलग अलग दिया गया है। ठीक है, साधारण उत्पादन जो है 25 से 30। ये देखिए साधारण नहीं, वैसे संकर उत्पादन है ना, संकर ज्वार यानी कि हाइब्रिड ज्वार। संकर ज्वार जो होती है, हाइब्रिड ज्वार जिसे कहते हैं, वो 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। देसी ज्वार 15 से 20 कुंटल। और अगर हम चारे वाली की बात करें तो 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, तो ये ज्वार की स्थिति हुई। चलिए आगे देखते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस ज्यादा रखते नहीं। नेक्स्ट अगला 100 मीटर के करीब रखी जाती है। ठीक है, इसमें देखिए एक विशेषता होती है ज्वार में, HCN, इसी को प्रूसिक एसिड कहते हैं। प्रूसिक एसिड है ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रूसिक एसिड कहते हैं। ज्वार के पौधे में पानी की उपलब्धता कम होने पर
एक विषैले पदार्थ का निर्माण होता है जिसे खाने से जानवर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। कैसे? HCN या प्रूशिक एसिड, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्वार में 0.5% से अधिक होता है तो, है ना, इसका लेवल अगर 0.5% से ज्यादा पौधे में बढ़ने लगे तो फिर मृत्यु की संभावना पशु की बढ़ने लगती है। HCN या प्रूशिक एसिड का अगर पानी जो है ज्वार में 50% से कम सॉइल में हुआ और कम होता जाता है ना, धीरे धीरे 50%, 30% कमी, 40%, 30%, 20%, और अगर 50% से कम पानी रहने लगे फील्ड में तो ज्वार में सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी पत्तियां अगर बिल्कुल ऐंठ जाए ज्वार की, है ना, उस समय बिल्कुल ज्वार पशु को नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो पशु जो है मर सकता है आपका HCN प्रूशिक एसिड के कारण। ठीक है, ये इसका एक जो है डिसऑर्डर होता है, तो ये चीज देखनी चाहिए। यानी कि हर समय जो है ज्वार में पानी लगाए रहना चाहिए, सकुलेंट रहना चाहिए ज्वार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अगली फसल विद्यार्थियों है बाजरा। ठीक है, तो बाजरा और ज्वार में ज्यादा अंतर नहीं, इसीलिए दोनों फसलों को एक साथ ही हम करवा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, उसका वैज्ञानिक नाम था सोरघम बाइकॉलर, इसका है पेनिसिटम टाइफॉइड्स। ठीक है, फैमिली दोनों की सेम एज है, जो पोएसी इसकी थी वही पोएसी उसकी है। इसमें क्रोमोसोम थोड़ा कम है, 14 है, उसमें क्रोमोसोम जो थे वो 20 थे। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग सेम क्रॉप है, तो थोड़ा बहुत कम अंतर है इसमें। तो हम इस फसल को भी आज इसी में जो है इंक्लूड करके देख लेते हैं, बहुत कम है इसमें। ठीक है, तो पहले देखेंगे ज्वार बाजरा के विषय में। बाजरा में जो पूछा जाता है हम आपको बता देंगे। पहला देखते हैं पीपीटी बाजरा का। देखिए, वानस्पतिक नाम में पेनिसिटम टाइफॉइड्स बाजरा है। ठीक है, और गुणसूत्र 2N=14 है, पोएसी फैमिली है, और ओरिजिन प्लेस जो ज्वार का है वही बाजरा का है। ज्वार का थोड़ा पूर्वी मध्य अफ्रीका है, इसका केवल अफ्रीका है। दोनों के ओरिजिन प्लेस को पूछे जाते हैं, दोनों के, ज्वार और बाजरा दोनों के ओरिजिन प्लेस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज्वार का ओरिजिन प्लेस क्या है या बाजरा का ओरिजिन प्लेस क्या है, दोनों ही आपसे जो है लगातार पूछे जाते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पेनिसिटम टाइफॉइड्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या 14 है, फैमिली वही है जो ज्वार की थी, ओरिजिन प्लेस लगभग वही है, अफ्रीका। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम। नेक्स्ट है बाजरा, मोटे अनाज वाली फसल है। देखिए, मोटे अनाज वाली फसल तो वैसे ज्वार भी है। ठीक है, कोरस सीरियल्स में आते हैं ये सभी, मोटे अनाज वाली फसल है। देखिए, बाजरा का बनाया क्या जाता है, बाजरे की सर्दियों में खिचड़ी भी बनाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में खिचड़ी के रूप में खाया जाता है बाजरे को, और बाजरे की महेरी भी बनाई जाती है। ठीक है, खिचड़ी और महेरी दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। और वैसे बाजरा की रोटी भी सर्दियों में बनाई जाती है, बाजरा के पुआ भी बनाए जाते हैं, मीठे वाले जो पुआ होते हैं वो बाजरा के सर्दियों में जो है बनाए जाते हैं। बाजरा के लड्डू भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बाजरा को बनाई जाती हैं, सर्दियों के मौसम में ही बनाए, क्योंकि इसमें थोड़ा तहसीर इसकी गर्म होती है। ठीक है, तो इसकी खिचड़ी और महेरी, पूछ सकता है कि महेरी किस फसल से बनती है, तो महेरी जो है बाजरा की बनती है। ठीक है, मध्य प्रदेश साइड का जो व्यंजन है महेरी। भारत में सबसे अधिक बाजरे की खेती राजस्थान में तथा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है आगरा मंडल में की जाती है। ठीक है, कहाँ पर की जाती है, आगरा मंडल में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाजरा किया जाता है। और अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, तो इंडिया में लगभग बाजरा जो है 30% अकेला राजस्थान पैदा करता है। पूरे भारत का 30%, जो पूरे इंडिया में बाजरा का उत्पादन होता है उसका 30% जो है उत्पादन कौन करता है, वो आपका करता है राजस्थान। पूरे भारत में बाजरा का 30% उत्पादन राजस्थान अकेले करता है, और जो उत्तर प्रदेश में बाजरा होता है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो आगरा मंडल करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, बारिश जहाँ कम होगी वहीं इसकी खेती अच्छी हो जाएगी। मतलब ये आप समझिए कि कम बारिश वाली फसल है ये। ठीक है, 400 से कहें अगर मोटा मोटा तो 500 सेंटीमीटर तक इसको जो है पानी की आवश्यकता होती है, 300 से 500 सेंटीमीटर। अगर 400 से 700 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो रही है तो उन क्षेत्रों में आपका बाजरा जो है उत्तम हो जाएगा। ये होता है इसका मोटा कॉन्सेप्ट।
कि इसको जो है लगभग 450-500 ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। मिलीमीटर होता है। 450 से 500 मिलीमीटर mm पानी की आवश्यकता होती है बाजरे की। और उन क्षेत्रों में हो सकता है जिसमें कि बारिश जो है 400 से 700 mm तक हो। यानी कि बारिश का देखिए पूरा पानी तो फसल को मिलता नहीं है, तो इसीलिए बारिश की मात्रा जो है बढ़ा दी कि 700 mm वाले क्षेत्रों तक में हो जाएगा। लेकिन अगर पानी हमें इसमें जो है 450 से 500 mm मिल रहा है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, पूरी वर्ष में मतलब पूरी इस फसल को अगर 450 से 500 mm पानी मिल रहा है तो बाजरे की फसल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और टेम्परेचर की अगर बात करें बाजरा को, तो टेम्परेचर जो है आपका वही 28 से 32 एज वेल एज सेम एज सोरगम, है ना। सोरगम के बराबर ही इसको जो है टेम्परेचर लगभग आवश्यकता इसको भी होती है, बाजरे को भी। ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कम पानी में भी इसकी फसल की जा सकती है बाजरा की। जिन क्षेत्रों में कम है वहां पर बाजरा कर लें। क्या कोई जरूरी है धान करें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, और देखिए पानी सेव वाटर सेव लाइफ। पानी बचाने का जितना ज्यादा से ज्यादा जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार में। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? क्यों भाई, कोई लड़का बताएगा हमें? जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए कोई बात नहीं। बाजरा गर्म जलवायु का पौधा है। बाजरे की फसल को जो है 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त होता है। बाजरे की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट। देखिए वही स्थिति आ गई जो बलुई दोमट। देखिए आगरा क्षेत्र में मृदा खूब पाई जाती है, बलुई दोमट मृदा। इसीलिए आगरा जो है आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर हो गया है। और आगरा मंडल में बलुई दोमट होती है, इसीलिए आलू भी होता है और बाजरा भी साथ साथ में हो जाता है। ठीक है। तो बलुई दोमट मृदा इसकी खेती के लिए उत्तम मृदा होती है। ठीक है। तो टेम्परेचर हमने आपको बता ही रखा था, 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। गर्म जलवायु का पौधा है थोड़ा। ठीक है। इसके बाद बाजरे की जो है खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा जो है उपयुक्त रहती है। तो ये आपका हो गया। अगला पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए उन्नतशील प्रजातियों में अगर बाजरे की हम उन्नतशील प्रजातियां देखें तो इसमें आपकी आती है कावेरी सुपर बॉश, HHB 67, HHB जितनी भी प्रजातियां ये सब